नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय ए कुमार में। ये कक्षाएं आप सभी लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और यूपीपीसीएस की प्रवक्ता भर्तियों के लिए, इतिहास विषय से संबद्ध भर्तियों के लिए चलाई जा रही हैं। और इन कक्षाओं के माध्यम से हमारा ये निरंतर प्रयास है कि आप सभी लोगों को आगामी होने वाली परीक्षाओं में अपनी सफलता प्राप्त हो। पिछले वीडियोस में मैंने पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी और पाषाण काल के विषय में और उसकी कुछ विशेष जानकारियां आप लोगों को देने का प्रयास किया था। और इसी क्रम में हम इतिहास के दूसरे चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, आज इस क्लास पर चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों को पहले ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो प्रश्नावली, प्रश्नों की एक श्रृंखला जो चलाई है, उन प्रश्नों की श्रृंखला पर आप सभी लोगों का स्नेह लगातार मिल रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन और कि आप सभी लोग इस हमारे चैनल को, हिस्ट्री बाय ए कुमार को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे और हम निरंतर आप लोगों के लिए कुछ और विशेष करने का प्रयास करते रहें। तो चलते हैं, आज अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रारंभ में भारत को एक असामाजिक तत्व के रूप में देखा जाता था। क्षमा चाहता हूं इस शब्द के लिए, लेकिन तमाम ऐसे लोग थे, तमाम ऐसे देश थे जो भारतीयों को बिल्कुल गंवार की श्रेणी में रखा करते थे। ये शब्द कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी विकसित शहर की परंपरा हमारे देश में मिली, ज्ञात हुई, जिससे इस सभ्यता के विशेषताओं ने और इस सभ्यता की विविधताओं ने और इस सभ्यता के उत्कृष्ट कार्य योजना ने पूरे दुनिया को विस्मय में डाल दिया। तो आज हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। सबसे पहले हम आते हैं कि ये इसका नाम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। देखिए, सबसे पहले इसके नामकरण पर आते हैं। सबसे पहला, इस सभ्यता का सबसे पहला जो क्षेत्र है, जो पहला स्थान है, वह हड़प्पा नामक स्थल था। और यह हड़प्पा नामक स्थल होने के कारण इसका जो नामकरण हुआ, हड़प्पा के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। इसे क्या कह दिया गया? हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया, क्योंकि इस सभ्यता का पहला प्राप्त स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। दूसरा जो नाम इसका लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रारंभिक जो स्थलों की प्राप्ति हुई, वे सभी स्थल सिंधु घाटी नदी के अपवाह क्षेत्र में या उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले। इस नाते इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। तो ये हो गया इसका नामकरण। क्या कह दिया गया इसे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं इसके प्राप्ति स्थलों की। कहां से किसने सबसे पहले जानकारी दी, इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है और इस इतिहास पर अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारा देश है, इसका उच्चावच सभी स्थानों पर समान नहीं है। कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं खाई है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, ऐसी स्थितियां हैं। कश्मीर के क्षेत्र में तब अविभाजित भारत था और सन 1826 में सबसे पहले सिंधु सभ्यता के अवशेषों को देखने वाला जो व्यक्ति था, वह था चार्ल्स मैसन। कौन था? चार्ल्स मैसन। हुआ यूं कि चार्ल्स मैसन राजा रणजीत सिंह के दरबार में गया था और राजा रणजीत सिंह के दरबार में पहुंचने पर चार्ल्स मैसन कहां गया? राजा रणजीत सिंह के दरबार में गया था। चार्ल्स मैसन 1826 के आसपास राजा रणजीत सिंह के दरबार में गया था और वहां पर इसे तमाम ऐसे छोटे छोटे अवशेष, ऐसे छोटे छोटे वस्तुएं देखने को मिली, जिससे उसने एक किसी सभ्यता के अवशेष होने का अनुमान लगाया था। इसने राजा रणजीत सिंह के दरबार में तमाम चित्र, कुछ
मुखौटे, जैसे कुछ पशुओं से संबंधित इस तरह के मुखौटे, कुछ मुहरें, कुछ टूटे फूटे बर्तन, तमाम ऐसी चीज़ों को देखा और वहाँ जानकारी प्राप्त करना चाहा कि ये सब क्या हैं। तो आसपास के लोगों ने और ग्रामीणों ने ये बताने का प्रयास किया कि जब कभी तेज वर्षा होती है या नदी के बहाव के कारण नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जब कटाव हो जाता है तो ऐसे तमाम वस्तुएं हम लोगों को प्राप्त हो जाती हैं। और साथ ही साथ चार्ल्स मैसन ने उस रास्ते में जाते समय हड़प्पा के कुछ टीलों को देखा था, ऊंचे टीले, कुछ ऊंचे टीले जो जमीन से थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं, इस तरह के कुछ टीलों को देखा था। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले देखा और यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों को सबसे पहले किसने देखा था? चार्ल्स मैसन ने देखा था। चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में लोगों को जानकारी दी, लेकिन लोगों ने इसे बहुत ध्यान से नहीं लिया, इसे हल्के में लिया। फिर कुछ दिनों बाद एक अन्य यात्री था, एक अंग्रेजी व्यक्ति था, अंग्रेज ही था, अलेक्जेंडर बर्न्स उसका नाम था। उसके कुछ दिनों बाद, लगभग एक दशक बाद, उसने भी हड़प्पा के टीलों के बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया, चर्चा किया, लेकिन उसके रहस्य को उद्घाटित नहीं कर पाया। फिर एक बार और समय आता है सन 1853 का। सन 1853 में एक अंग्रेज यात्री था जो अलेक्जेंडर कनिंघम का मित्र था और उस यात्री को हड़प्पा से एक मुहर मिली और उस मुहर को उसने अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम उस मुहर का जो तादाद में था वो ठीक ढंग से जोड़ नहीं पाए और सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य को उद्घाटित नहीं कर पाए। हालांकि इन्होंने बहुत लंबा प्रयास किया, लेकिन ये इस प्रयास में सफल नहीं रहे। फिर एक समय आता है जब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, सन 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी का काल। और लॉर्ड डलहौजी का काल भारत में रेलवे, डाक और तार के विकास का काल था। होता यूं है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम अवशेष, हड़प्पा के टीलों का जो उत्खनन हुआ, इसका प्रथम अवशेष ब्रंटन बंधुओं को मिला। अब ये ब्रंटन बंधु कौन थे? सन 1856 के आसपास, मैं एक मैप बनाने का प्रयास करूंगा भारत का, और ये अविभाजित भारत का मैप होगा। ये अविभाजित भारत का एक मैप बनाने का प्रयास किया गया है। होता यह है कि यहां कराची से लाहौर तक का रेल लाइन बिछाया जा रहा था। कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाया जा रहा था और इसी रेल लाइन बिछाने के क्रम में लाहौर से थोड़ा सा आगे जब हम आते हैं तो यहीं पर एक स्थल था हड़प्पा। और इस हड़प्पा में जो पुराने टीले देखे गए थे, उन टीलों से रेल लाइन का काम किया जा रहा था, रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो पटरियों के नीचे पकी हुई ईंटें उन टीलों से खोदकर मजदूर लगा रहे थे। और जब ब्रंटन बंधुओं ने इस चीज को देखा तो उनके समझ में आया कि हमारी जो संस्कृति है, हम जहां से हैं, ब्रिटेन से हैं, यूरोप से हैं, वहां इतने पुराने ईंट, पके हुए ईंट आज तक नहीं मिले जो इस स्थान से मिल रहे हैं। तो उन्हें तुरंत संशय हुआ, विस्मय हुआ। उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये पुरातत्वविद थे, एक अच्छे बड़े पुरातत्वविद थे। इनको सूचना दी गई। हालांकि ये वहां पर आए नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ साक्ष्यों के आधार पर कुछ चर्चा की ब्रंटन बंधुओं से और इन्होंने कहा कि हो सकता है कि वह 1000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल हो। और ऐसी मान्यता काफी दिनों तक चलती रही। और जब ये काफी दिनों तक चलती रही, इसी बीच में सन 1899 से 1905 के बीच एक और वायसराय आता है जिसका नाम लॉर्ड कर्जन था। क्योंकि लॉर्ड कर्जन को प्राचीन स्मारकों से थोड़ा सा प्रेम था, तो लॉर्ड कर्जन ने सन 1902-03 के आसपास पुरातत्व विभाग की स्थापना की और
एलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक रहे जॉन मार्शल को उस पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया। और इसके बाद हमारे देश के जो तमाम स्थल थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया जॉन मार्शल ने। फिर इसके कुछ दिन बाद सन 1912 में JF फ्लीट, एक मिनट में थोड़ा सा एक चीज लिख दूं, 1826 चार्ल्स मैसन, इसे आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, चार्ल्स मैसन। फिर इसके कुछ दिनों बाद, लगभग 10 वर्षों बाद, एलेक्जेंडर बर्न्स, एलेक्जेंडर बर्न्स। फिर 1853 में एक अंग्रेज ने कनिंघम को क्या दिया था, एक मुहर दिया था, कनिंघम को एक मुहर दिया, ठीक। फिर 1856 में ब्रंटन बंधुओं ने हड़प्पा के टीलों का उत्खनन किया। हड़प्पा के टीलों से, उत्खनन नहीं बल्कि हड़प्पा के टीलों से ईंट निकालकर रेल लाइन में लगाया। रेल मार्ग में प्रयोग किया, ठीक। इसके बाद सन 1902-3 के आसपास भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, और कौन आते हैं, सर जॉन मार्शल आ जाते हैं। इसके बाद सन 1912 में एक और अंग्रेज विद्वान जिसका नाम था JF फ्लीट, इस व्यक्ति ने भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों को उद्घाटित नहीं कर सका। किसने किया, JF फ्लीट ने किया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों को उद्घाटित नहीं कर सका। और इधर दूसरी तरफ जॉन मार्शल, जो सर जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल भारत के भ्रमण पर लगे हुए थे, और इन्होंने सन 1921 में, क्योंकि इन्हें पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया था, और इन्होंने सन 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई के लिए, किसे नियुक्त किया, राय बहादुर दयाराम साहनी को। किसको नियुक्त किया, दयाराम साहनी को। और दयाराम साहनी ने सन 1921 से शुरुआत की, हड़प्पा के स्थल की खुदाई की, यहां का भ्रमण किया। और इसके बाद फिर 1922 में एक और स्थल जिसे मोहनजोदड़ो कहा गया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया, राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया। अब इन दो स्थलों का उत्खनन तो हो गया, एक 1921 से शुरू हुआ, फिर ये 22 से शुरू हुआ। इन दोनों लोगों ने, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू करवाया। और 1923-24 तक यह कार्य चलता रहा। और 1923-24 तक जब यह कार्य चलता रहा, तो अब इनके जो प्रतिवेदन थे, इनके जो रिपोर्ट थे, इनसे प्राप्त जो वस्तुओं की सूची थी, उन सभी को दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने जॉन मार्शल को भेजा। और जॉन मार्शल ने 20 सितंबर सन 1924 को, थोड़ा सा से इरेज कर देते हैं। इसके बाद जॉन मार्शल ने क्या किया, 20 सितंबर 1924 को लंदन के एक प्रतिष्ठित अखबार, 20 सितंबर 1924 को एक अखबार
द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, क्या नाम था अखबार का? उसका नाम था द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। इस अखबार में, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज अखबार में 24 सितंबर सन 1924 को जॉन मार्शल ने एक लेख छपवाया और इनका जो लेख था वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में था। और इन्होंने इस लेख में लिखा कि भारत में एक ऐसी संस्कृति का पता चला है जो पूरी दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति हो सकती है, और यहाँ से प्राप्त वस्तुओं की सूची भी इन्होंने दिखाई, जिसमें बताया कि ये जो वस्तुएं हैं ये वास्तव में बहुत ही प्राचीन हैं और एक प्रतिष्ठित सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ऐसा जब बताया जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल के इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया के जो पुरातत्वविद थे ये सभी लोग भारत को अब एक विशाल और एक महान संस्कृति का पूरा स्थल होने के नजरों से देखने लगे। तो इस तरह से द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के इस प्रकाशित खबर से पूरी दुनिया को जॉन मार्शल ने यह बताया कि भारत में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता पल और बढ़ रही थी जिसके अवशेष हमको मिले हैं। तो इससे अब एक मिथक हमारे इतिहास से दूर हो गया। ऐसा मानना था इस सभ्यता की प्राप्ति के पहले, ऐसा मानना था कि हमारे यहाँ संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से होती है, लेकिन यह वैदिक युग से भी काफी पुरानी निकली, क्योंकि वैदिक युग की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है और 600 ईसा पूर्व के आसपास आके समाप्त होती है, जिसमें 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक युग होता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल होता है। तो अब एक मिथक यहां से समाप्त हो गया कि हमारे देश की जो ऐतिहासिक परंपरा थी वो कहां से शुरू हो रही थी? वैदिक सभ्यता से। लेकिन अब ये मिथक टूट गया। अब शुरू हो गया कि ये सिंधु सभ्यता, चूंकि हड़प्पा नामक प्रथम स्थल की खुदाई हुई थी और प्राप्त प्रथम स्थल हड़प्पा था, इस नाते इसे हड़प्पा संस्कृति का नाम दे दिया गया। ठीक, तो अब ये स्थल तो प्राप्त हो गए। अब इन स्थलों के प्राप्त होने के बाद बड़े जोर शोर से जितने भी पुरातत्वविद थे वो अब भारत की तरफ आकर्षित हुए और इन्होंने खुदाई का क्रम, अन्य स्थलों को खोजने की शुरुआत इन्होंने कर दी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक आते आते तमाम ऐसे स्थलों की प्राप्ति हुई जिसमें अब यह निर्धारित किया जा सकता था कि यह स्थल कितना लंबा, ये जो क्षेत्र है इसका विस्तार कितना लंबा चौड़ा था। एक मैप के माध्यम से मैं पुनः जो है आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि इसका जो विस्तार था वो कहां से कहां तक था। उत्तर में जम्मू कश्मीर, इसका जो क्षेत्र था उत्तर में जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे एक स्थल मिला जिसका नाम था मांडा। चिनाब नदी के तट पर क्या मिला? एक स्थल जिसका क्या नाम था? मांडा। ये कहां? जम्मू कश्मीर में, सबसे उत्तर। सबसे दक्षिण का जो इसका स्थल प्राप्त हुआ ये महाराष्ट्र में दायमाबाद या दैमाबाद, दायमाबाद या दैमाबाद मिला। और ये था गोदावरी की सहायक एक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर प्रवरा ऑप्शन में हो तो प्रवरा लगाएं, अन्यथा गोदावरी नदी के तट पर था। कहां था? गोदावरी नदी के तट पर। यह दैमाबाद, यह सबसे दक्षिण का स्थल, ठीक, प्रवरा नदी के तट पर। सबसे पश्चिम में, थोड़ा सा मैप को हम और इसे, सबसे पश्चिम में एक नदी है जिसका नाम है दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क। इस दास्क नदी के मुहाने पर, दास्क नदी यहाँ अरब सागर में आके गिरती है, तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है सुतकांगेंडोर। सुतकांगेंडोर, यह सुतकांगेंडोर है। और इसका जो सबसे पूर्वी स्थल था यह उत्तर प्रदेश में मेरठ में हिंडन नदी के तट पर, मेरठ के आसपास
हिंडन नदी के तट पर, ये यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, यहाँ मेरठ में आलमगीरपुर, क्या आलमगीरपुर। तो इस तरह से जो इसका क्षेत्रफल था, क्षेत्र विस्तार था, इसे देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे, और फिर ये इस तरह से, ये जो क्षेत्र था ये लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तब कुछ कम ही स्थलों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात देखी जाए तो एस.के. पांडे जी कहते हैं, उनकी पुस्तक में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अब वर्तमान जो स्थल हैं उन स्थलों का पूरा क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास हो गया है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास हो गया है। तो ये रहा इसका विस्तार। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा? मेरठ का आलमगीरपुर। सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद या दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। और सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेंडोर जो दास्क नदी के मुहाने पर है, दक्षिण बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक, तो अब इसके क्षेत्रफल की चर्चा हो गई। अब इस क्षेत्रफल के बाद हम इनके तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किन लोगों ने इसकी तिथि को क्या क्या बताने का प्रयास किया। आज कुछ मूल तत्वों को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में और विस्तार से इसके स्थलों के बारे में जानकारी करेंगे। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले इसके तिथिक्रम पर। जो चीजें मिली, जो वस्तुएं मिली, उन वस्तुओं के अध्ययन के उपरांत तमाम विद्वानों ने इस सभ्यता का अलग अलग तिथिक्रम निर्धारित किया। सबसे पहले तो जॉन मार्शल ने इसका तिथिक्रम जो निर्धारित किया, यह तिथिक्रम उन्होंने अनुमान के आधार पर व्यक्त किया। इन्होंने मार्शल ने जो तिथिक्रम दिया, इसे मैं मार्शल ने बताया कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व, 3250 से 2750 ईसा पूर्व के आसपास की यह सभ्यता रही होगी। किसने बताया? जॉन मार्शल ने बताया। फिर इसके बाद आए मैके, ये बहुत बड़े पुरातत्वविद थे। मैके ने जो बताया कि इनसे थोड़ा सी साम्यता इनका जो सिस्टम था वो रखता था। मैके ने कहा कि यह सभ्यता लगभग 2800 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास की रही होगी। इन्होंने क्या बताया? 2800 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास की रही होगी। इसे आप सभी लोग नोट डाउन करते चलें। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने इसको बताया कि यह 3500 से 2700 ईसा पूर्व के पास। माधव स्वरूप वत्स ने बताया कि यह 3500 से 2700 ईसा पूर्व के आसपास की रही होगी। इन लोगों ने अपने अपने बयान दे दिए, जो इनके समझ में आया उसको बताने का इन लोगों ने प्रयास किया। इसके बाद आलचिन महोदय आते हैं। कौन आते हैं? आलचिन ने बताया कि यह सभ्यता जो है लगभग 2250 से 1750 ईसा पूर्व की रही। कितनी रही? 2250 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास की रही, जो मान्य तिथिक्रम के काफी नजदीक है। फिर इसके बाद नाम आता है व्हीलर महोदय का, मॉर्टिमर व्हीलर महोदय का। इन्होंने 2 बार में इस सभ्यता का तिथिक्रम बताया। व्हीलर महोदय ने 2 बार बताने का प्रयास किया था। अब इसमें माना कौन सा जाए, ये तो व्हीलर महोदय के से पूछने पर ही पता लगेगा। तो व्हीलर महोदय ने पहली बार जो बताया, पहली बार इन्होंने कहा कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व। व्हीलर महोदय ने 2 बार इसके बारे में चर्चा की, 2500 से 1500 ईसा पूर्व व्हीलर महोदय ने 1 बार बताया। फिर दूसरी बार इन्होंने इसे 2500 से 1700 ईसा पूर्व बताया। दूसरी बार इन्होंने क्या बताया? इसी को 2500 से 1700 ईसा पूर्व का बताया। अब तमाम लोगों ने अपनी जानकारियां व्यक्त कर दी।
लेकिन अभी सबसे मूल जानकारी आनी बाकी थी, क्योंकि हम वस्तुओं का अध्ययन कार्बन डेटिंग के आधार पर करते हैं और चट्टानों का अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं? यूरेनियम डेटिंग के आधार पर करते हैं। तो कार्बन डेटिंग को आधार मानकर धर्मपाल अग्रवाल जी ने, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के आधार पर एक तिथिक्रम बताया कार्बन डेटिंग के आधार पर। और ये कार्बन डेटिंग के आधार पर जो उन्होंने तिथिक्रम बताया वह 2300 से 1700 ईसा पूर्व का इन्होंने दिया। क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति से निकाला गया कार्बन डेटिंग के आधार पर है, तो ये ही सर्वमान्य तिथिक्रम हो जाता है। तो धर्मपाल अग्रवाल जी के द्वारा कार्बन डेटिंग को आधार मानकर 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच के समय को क्या बताया गया? इसका मान्य तिथिक्रम बताया, जो कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक पद्धति के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से तमाम विद्वानों ने इसे, किसी ने 3500 ईसा पूर्व कहा, किसी ने 2250 कहा, जो भी कहा, लेकिन सब लोगों ने अपना अनुमान व्यक्त किया और इसका मूल आधार हम कार्बन डेटिंग को मानते हैं और कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका मान्य तिथिक्रम कितना आता है? 2300 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास आता है। तो इस तरह से आज हमने हड़प्पा सभ्यता के तिथि और नामकरण और इसके प्राप्त स्थलों की शुरुआती खोज किनके द्वारा हुई इसके बारे में अध्ययन किया। कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और कल हम प्राप्त स्थलों के बारे में पूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी लोग कोविड से बचने का प्रयास करें, सरकार और चिकित्सकों के निर्देशों का पालन करें, स्वयं और स्वयं के परिवारीजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और घर से बाहर ना निकलें। और इस समय आप सभी लोग आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। जितने भी परीक्षार्थी या विद्यार्थी हैं, ये सभी लोग आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, क्योंकि उन्हें घर से नहीं निकलना है। तो घर में बैठकर अधिक से अधिक अध्ययन करें। और हम जैसे तमाम लोग हैं, जो लोग अपने वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उनके माध्यम से आप सभी लोग ठीक ढंग से अध्ययन करें और आगामी परीक्षाओं में अपनी अपनी सीटें सुनिश्चित करें। तब तक आप सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अध्ययन में रत रहिए। जय हिंद।